हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और हम लोग अपनी हिंदी की कक्षा अपनी हिंदी वाली मैडम शिखा मैडम के साथ स्टार्ट कर लेंगे। हेलो हेलो श्रेया, रतन, तान्या, आशवी, नेहा, आयुष, रागिनी, रतन, अंकिता, अनुष्का, हेलो 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 ऋतिक, हेलो बेटा, क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। हेलो 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 पवन, अनामिका, रानी, प्रतीक्षा, फैजान, प्रशांत, दिव्यांशी, रानी, बहुत सारे बच्चे हैं भाई। हाँ, एक नाम छूटता है, इतने सारे नाम तेजी से ऊपर चले जाते हैं। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो भाई आप सभी लोग। पहले तो ये जल्दी से बताएंगे क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई, तो अब हो चुकी है गुड इवनिंग, तो कर लेते हैं सेशन को स्टार्ट। और भाई हमारा आज का चैप्टर है बहुत ही मजेदार, एक कहानी जैसा आपको लगेगा, पर ये एक रेखा चित्र है और हम इसे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें रेखा चित्र भी नहीं कहेंगे, रेखा चित्र नहीं है, ये संस्मरण से लिया गया एक हिस्सा है। और मैं बात करूं तो हाँ, इनकी ना मेरा परिवार, माय फैमिली से लिया गया है कि एक मतलब थोड़ा सा हिस्सा है, एक उनकी यादों का, किनकी यादों का, महादेवी की बचपन की यादों का कुछ हिस्सा इसके अंदर लिया गया है। तो बहुत ही अच्छा, आपको ये कहानी जैसा लगेगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है गिल्लू, ठीक है। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट और हम पढ़ते हैं आज की क्लास। आज की कक्षा में हम सबसे पहले करेंगे कवि परिचय, इसके बाद हम करेंगे पाठ की व्याख्या, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को एक गुड न्यूज भी समझ सकते हो इसे, आप लोगों के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बैड न्यूज होगी, लेकिन वैसे तो गुड न्यूज है। देखिए, आपको जैसा कि पता होगा कि आपका हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है ना, और अभी बहुत सारा सिलेबस बचा भी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, दूसरी, अभी आपको पता है कि हमारी दीपावली की भी बहुत सारी छुट्टियां आ जाती हैं, मतलब आपकी छुट्टियां नहीं होंगी ऑब्वियसली, अब दीपावली है तो उस बीच में क्लासेस तो ऑब्वियसली नहीं होती है ना, दिवाली है, फिर गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज है, तो ऐसे करके हमारी अच्छी खासी छुट्टी हो जाती है और ऐसे में फिर हमारा सिलेबस और पीछे खिंच जाता है। तो इसको नजर में रखते हुए मैंने आप लोगों का प्लानर, यानी जो आपकी क्लासेस है उसको थोड़ा सा शेड्यूल को बदला है, यानी कि आपकी क्लासेस बढ़ा दी हैं। अब आपकी क्लास केवल बुधवार को नहीं होगी, अब आपकी क्लास बुधवार के अलावा शुक्रवार को भी होगी, ठीक है बेटा जी। यानी वीक में आपकी 2 क्लास होगी। लेकिन लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, आने वाला जो हमारा हफ्ता होगा, यानी उसके अगला वीक, यानी इस हफ्ते को छोड़कर उसके अगले वीक, आने वाले अगले 2 वीक जो भी होंगे हमारे, उस 2 वीक के अंदर हमारी 2 मतलब नहीं 3 कक्षाएं होंगी। यानी हमारी कहोगे मैडम कितना पढ़ाओगे, सिलेबस बहुत ज्यादा है बेटा, इस वजह से सिर्फ 2 वीक हम 3 कक्षा करेंगे, उसके बाद फिर आपकी 2 ही क्लासेस चलेंगी। तो अभी आपका वेडनेसडे होता है, फ्राइडे हो जाएगी क्लास, ठीक है। और जो अगला सप्ताह आएगा उसमें हमारी ट्यूसडे को भी क्लास होगी। आपको टाइम पता चल जाएगा, आपके पास तो शेड्यूल आ ही जाता है, तो शेड्यूल में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए कि हिंदी की जो बुलेट ट्रेन है वो चालू हो चुकी है, बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ने वाली है और हम बहुत तेजी से हिंदी के बोलते हैं ना डिब्बे में सवार होकर उस जंक्शन को पार करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हम हैप्पी है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। महादेवी वर्मा, अब सबसे पहले हम इनका करेंगे जीवन परिचय, ठीक है। हाँ, टाइमिंग आपकी बेटा देखो, अभी 4 बजे कक्षा है, फ्राइडे को भी आपकी 4 ही बजे क्लास रहेगी,
और जो ट्यूसडे को क्लास लगेगी है ना, जो अगले वीक में लगेगी, उसका टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। जहां तक मुझे एक आइडिया है 5:45 से हमारी कक्षा रहेगी, आप फ्री रहते हो उस समय, सो डोंट वरी, आपको बता दिया जाएगा, आपको शेड्यूल में दिख जाएगा। अभी इस वीक में आपकी 2 कक्षा है, यानी आज है और फ्राइडे को। पहले अभी इसको देखो, अगले वीक का अगले वीक में देखेंगे, ठीक है? ओके, क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जानते हैं। महादेवी वर्मा जी को हम क्या कहते हैं बेटा? आधुनिक काल की मीरा भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इन्हें? आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। दूसरा, इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। जैसे मंदिर में मंदिर होता है, मंदिर की अगर हम बोले देवता या अधिष्ठान, नहीं हम क्या कहते हैं उनको, माता, है ना, तो ऐसे सरस्वती जी को कहा जाता है। उसी तरह से सेम उसी तरह से हमारी जो हिंदी का जो मंदिर है, हिंदी का जो मंदिर बना है, उसकी देवी यानी सरस्वती किसे कहा जाता है? हमारी महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है, तो भी महादेवी वर्मा जी को। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें छायावाद काल सॉरी ये किस काल की लेखिका है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये छायावाद काल की लेखिका है। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रही हूँ ताकि आप लोग सिर्फ कक्षा में ध्यान दे पाए, ठीक है, अन्यथा आप लोग सिर्फ बातें करेंगे। चलिए अब इनके जन्म की बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो 26 मार्च 1907 में इनका जन्म हुआ था बेटा जी, ठीक है। इसके बाद इनके जन्म स्थान की बात करें तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एक तो कोई भी पेन इसमें दिख ही नहीं रहा है, ब्लैक से लिखते हैं। हाँ, पिताजी श्री गोविंद सहाय वर्मा, है ना, पिताजी का नाम क्या था बेटा इनके? गोविंद सहाय वर्मा था। शिक्षा इन्होंने एमए करी थी संस्कृत से। चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, ठीक है। 1937 में इन्होंने मीरा मंदिर नाम से रामगढ़ नैनीताल में एक कुटीर निर्माण करवाया था। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी और ये छायावाद काल की लेखिका मानी जाती है, ठीक है। अब इनके जीवन परिचय को डिटेल में एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इनकी रचनाएं भी हैं। हिमालय, मेरा परिवार, यामा, यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, श्रृंखला की कड़ियां, अग्नि रेखा, चांदनी परिक्रमा, पद के साथी, श्रद्धा और चिंतन के क्षण, ये इनकी क्या है बेटा? रचनाएं हैं। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ये सदस्य भी रह चुकी हैं, ठीक है। 11 सितंबर 1987 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, यानी 1907 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है बेटा इनका जन्म? 1907, 26 मार्च 1907 में इनका जन्म हुआ है और 1987 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब डेट याद करना कितना आसान है, देखो इनका जन्म कब हुआ है, बहुत इजी है इनका डेट याद करना। देखो 1907 में इनका जन्म हुआ है ना, ठीक है। अब बस ये देखो 197, अब मृत्यु कैसे याद कर सकते हो? 9 से पहले क्या आता है? 8, उल्टी गिनती लिखनी है, 1, 9, 8, 7, कितना आसान है ना, कितना आराम से याद हो जाएगा। 1907 में इनका जन्म और मृत्यु कितनी हुई है? तो 1, 9, 8, 7, 1987 में हुई है, बहुत इजी है इनका। और 26, अब ये भी कैसे याद कर सकते हो कि देखो यहाँ पर 7 से पहले क्या आता है? 6 आता है, तो 26 ऐसे याद कर सकते हो। तो याद करने के बहुत ट्रिक्स होते हैं, अगर हम याद करने के दिमाग में ट्रिक्स बैठा लेना तो बहुत तरीकों से याद करा जा सकता है, ठीक है। तो इनका अगर आपसे पूछा जाए जन्म तिथि तो 1907 में और मृत्यु 1987 में हुई थी। 26 मार्च को इनका क्या होता है? बर्थडे होता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे, अच्छा पहले जीवन परिचय डिटेल वाला भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करूंगी आपसे। हाँ, पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था, यानी होलिका दहन यानी होली वाले दिन हुआ था, ठीक है। उनकी माता हेमरानी साधारण कवित्री थी। वे कृष्ण में अटूट
अटूट श्रद्धा रखती थी। उनके नाना भी ब्रज भाषा में कविता करते थे। नाना एवं माता के इन्हीं गुणों का महादेवी वर्मा जी पर प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। मां का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा अपने पढ़ने और अधिक मन लगाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी। ठीक है, बहुत समय वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के तौर पर कार्य करती रही। महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गया। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा इनका जीवन परिचय है, इतना आराम कर से लिख सकते हैं आप और आराम से याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से फिर हमें क्या लिखना होता है, उनका साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय हमें एक ही पैराग्राफ में 2-2, 3-3 लाइन का कला पक्ष और भाव पक्ष ऐसे लिखना होता है। ऊपर टाइटल डालोगे पहले साहित्यिक विशेषताएं, फिर उसी के नीचे लिखोगे कला पक्ष और उसी के सामने लिख दोगे 2-3 लाइन में कला पक्ष। उसी के नीचे फिर आप लिखोगे भाव पक्ष और 2-3 लाइन में लिख दोगे भाव पक्ष। कहने का अर्थ एक पैराग्राफ में आपका साहित्यिक परिचय हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी का कला पक्ष मैंने आपको कई बार बताया है कि कविता का बाहरी रूप होता है, यानी उसकी भाषा कैसी है, उसके अंदर किस अलंकार का, छंद का प्रयोग किया गया है, उसे कला पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी की काव्य भाषा अत्यंत सौंदर्यपूर्ण यानी सुंदरता से भरी और संगीतात्मक होती है, यानी संगीत जैसी उसे गा सकते हैं। उन्होंने सरल, सहज लेकिन गूढ़ भाषा का प्रयोग करा है। सरल लिया है, सहज लिया है, पर गूढ़, गूढ़ का अर्थ होता है जिसका बहुत गहरा अर्थ निकले। ठीक है, जिससे उनके काव्य में गहरी अनुभूति और प्रभावशीलता आती है। उनकी रचनाओं में प्रतीकात्मक और बिंबात्मकता का विशेष प्रयोग है। आप ऐसे लिख सकते हो कि महादेवी वर्मा का काव्य भाषा अत्यंत सौंदर्य, संगीतात्मक, सहज, सरल और गूढ़ भाषा से प्रयुक्त है। एक लाइन में लिख दिया, देखो आप शॉर्ट में बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहां से लिख सकते हैं कि उनकी रचनाओं में प्रतीकात्मक और बिंबात्मकता का विशेष प्रयोग मिलता है। दूसरी मतलब उसी में आगे जोड़ दिया। ठीक है, जिससे पाठक की कल्पना शक्ति जागृत होती है। उनकी भाषा, अब तीसरा ये लिख देंगे, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सहज और भावात्मक अभिव्यक्ति में सक्षम है। यानी उनकी भाषा संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनकी भाषा इतनी अच्छी होती थी कि पाठक वर्ग उसे बहुत आसानी से समझ जाते थे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो आप कला पक्ष कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी के काव्य का कला पक्ष बहुत अत्यंत सरल, सहज और गूढ़ होता था। और आप ऐसे लिखेगा कि महादेवी वर्मा जी का काव्य भाषा अत्यंत सुंदर या सौंदर्यपूर्ण, ऐसे लिख सकते हैं, अत्यंत सुंदर, संगीतात्मक, सरल, कॉमा डाल के लिखिएगा। ठीक है, सौंदर्यपूर्ण, कॉमा संगीतात्मक, कॉमा सरल, कॉमा सहज तथा गूढ़ होती थी। ठीक है, इस तरह से लिखा। फिर दूसरे में लिखोगे आप, दूसरी पंक्ति मतलब उसी के आगे कंटिन्यू करके मैं दूसरी पंक्ति बता रही हूँ कि उनकी रचनाओं में प्रतीकात्मक और बिंबात्मक शैली देखने को मिलती है। दूसरा लिख लिया कि उनकी रचनाओं में प्रतीकात्मक और बिंबात्मक शैली देखने को मिलती है। यहां तक लिख लिया। इसके बाद हमें तीसरा क्या लिखना होगा कि वह अपनी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करती थी। इसके बावजूद भी पाठक वर्ग बहुत आसानी से उनकी भाषा को समझ जाते थे। हो गया कला पक्ष। ठीक है बेटा, समझ में आया कला पक्ष कैसे लिखना है, शॉर्ट कैसे बनाया जाता है? ठीक है, चलो बताओ, समझ में आया बेटा कैसे लिखना है? हाँ, समझ में आया है? जल्दी से बताओ। यस, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको फिर भाव पक्ष लिखना होगा। कला पक्ष में मैंने 3 पॉइंट्स बताए, आपको याद हो जाएंगे साथ साथ में। बिंबात्मक, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली होने के बावजूद पाठक वर्ग आसानी से उनकी भाषा को समझ जाते थे और उनकी भाषा सरल, सहज, सौंदर्य, संगीतात्मक और गूढ़ प्रभावों वाली होती थी। बस ऐसे अपनी भाषा में आप बनाकर लिख दो।
कला पक्ष तैयार हो गया। अब भाव पक्ष में आप क्या लिखेंगे कि महादेवी वर्मा के काव्य में प्रेम, करुणा, आत्मिक पीड़ा और वेदना की प्रधानता है। ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको पूरा एज इट इज आप लिखेंगे। उनके काव्य में वैराग्य, एकांकीपन, आध्यात्मिक प्रेम का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। ये भी आप पूरा लिखेंगे क्योंकि छोटी छोटी चीजों को पूरा डिटेल में यहां लिख दिया गया है। उन्होंने अपने अनुभवों को अत्यंत संवेदनशीलता से अभिव्यक्त किया है, जिससे उनकी कविता हृदय स्पर्शी बन जाती है। यानी कि उन्होंने अपने अनुभव, जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, उन्होंने इतने इमोशनली रखा है, इतने संवेदनशील तरीके से रखा है कि उनकी कविताएं इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट और पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और दिल को छू लेने वाली हो जाती हैं। उनके काव्य में आध्यात्मिकता और जीवन की गूढ़ अनुभूति देखने को मिलती है। यानी वो प्रैक्टिकल और बोलते हैं ना स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक मतलब आत्मा का अध्ययन, इन विषयों पर भी बहुत अच्छा लिखती थी, जिसके वजह से लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे। तो ये जो कलभाव पक्ष है एज इट इज आप लिख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में दिया है और अच्छा दिया है। ठीक है बेटा, इसके बाद इनकी आप रचनाएं लिख देंगे। क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियां, है ना, कुछ भी जो आपको याद हो, 2 से 3, दो तो एटलीस्ट लिखनी होती है, पर आप इससे ज्यादा लिखे तो अच्छी बात है, कम से कम 4-5 लिख दो, आपका जो जीवन परिचय वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लियर है बेटा, क्लियर है, एक बार जल्दी से बताएंगे बेटा। जब आपकी कक्षा लगेगी तो दूसरी कोई कक्षा हटेगी भी, ऐसा कुछ मैनेज होगा, सो डोंट वरी, आपकी क्लासेस का कोई भी क्लैश नहीं होगा। ये सारी चीजें हम लोग देख कर रखते हैं, सो आप ऐसे बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपकी क्लासेस बढ़ गई हैं, ज्यादा हो जाएंगी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जैसी कक्षाएं हैं वैसी ही कक्षा रहेगी। अब हिंदी की कक्षा बढ़ेगी, पहले आपकी हिंदी की कक्षा कम हो रही थी, अब हिंदी की कक्षा ज्यादा होगी, बस इतना अंतर है। सो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये काम हमारा है, टीम का काम है कि आपकी क्लासेस वो कैसे लगाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे इसके लिए। ठीक है, हाँ, चलिए, ओके, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब ये था हमारा जीवन परिचय। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, चलो बताओ। हाँ, इंडिया अभिषेक बेटा क्लास चल रही है, आप अपनी क्लास को रिफ्रेश करो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही उत्तर? वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का, फर्रुखाबाद बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? फर्रुखाबाद में हुआ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 93.96% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे, अच्छा एक क्वेश्चन और है। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? चलो बताओ, मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया है, ट्रिक्स के साथ याद कराया है, तो वो सही से बताएंगे। हम्म, चलिए जल्दी से बताएंगे बेटा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था ये तो बता दिया, अब कब हुआ था ये भी बता दो। अच्छा, कमेंट्स में उनकी मृत्यु वाली डेट भी बता दीजिएगा। ठीक है, जन्म वाली तो यहाँ पूछ ली है मैंने, मृत्यु कब हुई थी ये भी बता देना। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का। क्या हो जाएगा इसका उत्तर सही? देखा जाए। हम्म, तो ऑप्शन ए बोल रहे हैं बच्चे, अगर आप लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल 1907 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी जल्दी से बताएंगे। 94.72% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1987 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कौन से महीने में हुई थी? सितंबर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1982 में, 85 में, 87 में और 89 में, चलो बताओ। पता है आपको किस रचना के लिए मिला था?
यामा के लिए मिला था बेटा। किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। चलो बताओ। हम्म। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? गुड, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। हम्म। ए, ठीक है। तो बिल्कुल सही, 1982 में यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बेटा जी। ठीक है, 76.55%। मुझे पता था तुम इसमें डामाडोल करोगे। चलो आगे। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैत्री पुष्पा या प्रभा खेतान को? आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? चलो बताओ। अनामिका बेटा अभी लेती हूँ मैं डाउट, इसका आंसर करो पहले। देखो सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको बताई। ये एमसीक्यू आपकी ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। जो आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो बताओ। और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद मेरा गला मुझे जवाब दे जाएगा। मतलब मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आती है पता नहीं, पर मेरी जो आवाज है, मैंने इतनी दवाइयां खा ली हैं, सब कुछ कर लिया है, बट पता नहीं क्या हो रहा है। इतने सारे रेमेडीज ले लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, पर स्टिल ये वही का वही है। मतलब कभी भी मैं हल्का सा पानी पीती हूँ और फिर वो ऐसा होता है जैसे बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा मतलब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। क्या ही करेंगे। ओहो धन्यवाद। महादेवी वर्मा। अच्छा फिर मैं अगर मेरी आवाज, नहीं ऐसा नहीं बोलूंगी मैं चली गई तो तुम लोगों को पढ़ाऊंगी कैसे? है वो अब्बा डब्बा जब्बा करके पढ़ाऊंगी तो चलेगा? समझ जाओगे मेरी भाषा। चलो, ऑप्शन बी, 96.34% बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। क्या बात। चलिए, हाँ तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। जीवन परिचय तो सबको क्लियर हो गया है। अब टॉपिक पर आ जाते हैं। मैम महादेवी वर्मा किस युग की कमी है, कवि हैं। ओके, नैतिक बेटा मैंने बताया ये छायावाद काल की लेखिका है। छायावाद, छायावाद जो काल है, इस काल के 4 स्तंभ माने जाते हैं, यानी 4 पिलर्स माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है जयशंकर प्रसाद जी, है ना। जयशंकर प्रसाद, फिर सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 लोग हैं जो छायावाद काल के 4 स्तंभ माने जाते हैं। और इसी में से जो हमारी आधुनिक काल की मीरा है, इन्हें भी आधुनिक मतलब अपने छायावाद काल की लेखिका माना जाता है। ठीक है, चलिए अभी तो मैराथन कराया था बेटा अहमद जी, मैंने पूरी कोशिश करी थी आपको उसमें प्रैक्टिस कराने की, बट अभी ऐसा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो आपको डेफिनेटली बताई जाएंगी। ठीक है, अ, बेटा फैजान बच्चा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत हिंदी का बहुत सम्मानित पुरस्कार होता है, और उन्हें इसका 1982 पर मिला था, इनकी एक कृति के लिए, यामा के लिए। ठीक है, चलिए हाँ अभिनव, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ पर सूटेबल बैठेगा कि तुर्की का लैंड एरिया कितना है ना। मैडम यहाँ पर तुम लोगों को पूरा जीके जीएस भी पढ़ा रही है ना। कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हो तुम लोग। टर्की, इनको टर्की जानना है। हाँ बिलाल सर से जाके पूछना, नहीं कौन पढ़ाते हैं आपको? अमित सर, है ना, अमित सर से जाके ये चीज पूछना हम्म। एक बार मुझे सभी बच्चे बताएंगे क्या क्लास चल रही है? ऐसे क्लास मतलब क्लास तो ऑब्वियसली चल ही रही है। ये बच्चे कौन है जो कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही है? हाँ इन्हें आधुनिक काल की मीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने टाइम की मीरा कौन थी? कौन थी बेटा?
मीरा जी थी। और मीरा जी किसकी थी? कृष्ण की भक्त थी, और वो हमेशा भक्ति भक्ति की बात करती थी। वैसे ही आधुनिक, और वो हमेशा विरह की वेदना, विरह मतलब क्या होता है? तड़प, है ना? कृष्ण जी से मिलना चाहती थी, उनसे, उनके लिए तड़पती रहती थी, है ना? उसी तरीके से आधुनिक मतलब जो हमारी महादेवी वर्मा है, ये भी अपनी रचनाएं विरह वेदना पर, है ना, जब किसी से बिछुड़ जाते हैं उस पर ज्यादा लिखती थी। और ये और ऐसा नहीं है कि वो किसी से प्रेम करती थी इसलिए, आत्मा से परमात्मा, अध्यात्म को ऐसे रख करती थी, ठीक है, जैसे मीरा करती थी। इसीलिए इन्हें आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। ठीक है, चलो अब बहुत हो गए डाउट, टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, रुको मैं पता करूं। तुम लोग क्लास अगर खराब करने के लिए ये सब चीजें करो ना बेटा, तो ये अपना ही नुकसान करोगे, ये भी मैं बता दे रही हूँ। कुछ कह रहे क्लास चल रही है, कुछ कह रहे क्लास नहीं चल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, क्लास चल रही है और मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब जिसको भी ये चीज लग रही है वो अपना देखेंगे। तुम लोग झूठ बोलते हो बस, और कुछ नहीं। हिंदी में जो संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत है, वो आपको मोकिम सर पढ़ाएंगे बेटा, और जल्दी उनकी क्लासेस लग रही हैं, ठीक है। सर एक बार चेक करिए क्लास चल रही है ना? हम्म, चलो चलो, अभी हम कर लेते हैं इसके गद्यांश, ठीक है। चलिए भाई। हाँ, निम्नलिखित गद्यांशों को नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अब हम चैप्टर को भी साथ साथ करेंगे और क्वेश्चंस भी इसके कवर करते रहेंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपके कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ, तुम लोग मुझे जान के डिस्टर्ब करते हो, मुझे समझ में आ रहा है। यस मैम, हाँ क्लास चल रही है। बहुत कुटैया होगी तुम लोगों की, सच्ची बता रहे हैं, तुमको टिपिकल हिंदी के टीचर बन जाएंगे हम, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैडम हम लोगों से मिलने के लिए, मैडम कुछ भी कर सकती है, एक टिकट कराएंगे और यूपी पहुंचेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना, पहली टिकट की गाड़ी में पहुंचेंगे वहां पर। और नहीं होगा तो पिताजी से, तुम्हारी क्या करेंगे, माता पिताजी से कहेंगे कि एक मीटिंग रखाइए और इनको हमारी तरफ से एक लगाइए। तंग करते हो जान के। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर है क्या, आप थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। क्या आप लोगों ने कभी पहले कोई भी ऐसा पशु, पक्षी, जानवर पाला है? जानवर तो नहीं पाल सकते, पशु पक्षी ही पालोगे। क्या आप लोगों ने पाला है अपने पास? जैसे बहुत लोग छोटा सा पपी ले आते हैं, बहुत लोग कुत्ता पाल लेते हैं, कोई बिल्ली पालता है, कोई कबूतर पालता है, कोई चूहे पालता है ना? क्योंकि ये मेरा आप कहोगे मैम चूहे बिल्कुल हाँ चल रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैंने नहीं कहा चूहे पालता है, बहुत सारे, मतलब ये चैप्टर ना आपका सीबीएसई में भी है एज इट इज। तो सीबीएसई वाले बच्चे कह रहे थे यस मैम हम चूहे भी, हमने चूहे भी पाले हुए हैं। अच्छा, लायन, इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एकदम मैडम को सब पता चलता है बच्चा जी। हाँ, ओके। तो व्हाइट हॉर्स, ये देख रहे हो कितना फेंकते हो तुम लोग, एकदम लपेट पाते हो कुछ भी। हाँ, इतना मत फेंको कि लपेट भी ना पाओ। चलिए, हाँ, तो अधिकतर लोग खरगोश पाल लेते हैं, कुछ लोग कबूतर रख लेते हैं, कोई तोता रखता है, कोई मैना रखता है। अच्छा, उसके साथ अटैचमेंट कितनी ज्यादा हो जाती है ना, कितनी अटैचमेंट हो जाती है। और अचानक से वो, आप मतलब अचानक से क्या, अगर उसका समय पूरा हो जाए,
भगवान न करे ऐसा हो, किसी का कोई भी अलग हो किसी से, पर जब उसका समय हो, और आपको पता है कि पशु पक्षी जानवरों की एज बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, ये तो मनुष्यों की ज्यादा होती है। और आजकल माहौल जिस हिसाब से चल रहा है, मनुष्य भी उतना नहीं जी पा रहे हैं। खैर, तो जो पशु पक्षी, इनकी उम्र उतनी ज्यादा होती नहीं है। तो जब ये बिछुड़ जाते हैं तो कितना पेन, कितना दर्द होता है ना। आप ये आज का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल इस चीज को फील कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को भी ऐसा ही कोई बहुत फेवरेट उनका मिलता है, गिल्लू। गिल्लू मतलब गिलहरी का बच्चा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अन्यायस, अन्यायस मतलब क्या होगा बेटा? अचानक। अन्यायस मतलब क्या होता है? अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद आ गई, जो इस लता की संघन हरितमा में छिप कर बैठा था। संघन मतलब गहरी, हरितमा मतलब छाया, हरी हरी छाया के अंदर छिप कर बैठा था, और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है, मैं पहले आपको ये बताती हूँ, फिर इस पर भी हम आएंगे। होता क्या है कि महादेवी वर्मा जी को शौक होता था, उनके पास ऐसे तो बहुत सारे पशु पक्षी उन्होंने अपने पास पाल रखे थे। ठीक है, तो एक बार उनका एक छोटा सा गार्डन टाइप उन्होंने बना रखा था, और उन्होंने देखा कि उन्होंने एक पौधा लगा रखा है सोन जूही का। जूही का पौधा होता है, वैसे उन्होंने एक पौधा लगाया था। तो हमेशा उसकी कली देखने के लिए कि अभी कली आई कि नहीं आई, ये सब करते हैं। तो वो कौवे से, मतलब यहाँ जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो कौवे से बात से स्टार्ट होती है कि कौवा जो होता है वो कभी कभी किसका पात्र होता है? आदर का पात्र होता है, और कभी अनादर का पात्र हो जाता है। मतलब जब पितृपक्ष आता है तब तो उसका बहुत आदर किया जाता है ना। पितृपक्ष के अंदर क्या होता है कि उसको क्या दे दिया जा, मतलब ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज उसी के माध्यम से आकर भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो पितृपक्ष का एक टाइम आता है जिसके अंतर्गत जो कौवे होते हैं उनको भोजन कराया जाता है, तो उनको बहुत आदर दिया जाता है। जब पिंड दान होता है तो भी कौवों को बुलवा कर भोजन कराया जाता है। तो कहा जाता है कि उस समय कौवे को तो बहुत आदर मिलता है, लेकिन जब कौवा काव काव करके कान खाता है ना, उसकी कर्कश आवाज होती है। कर्कश मतलब थोड़ी सी कानों को चुभने वाली आवाज, तो ऐसे भी उसे उड़ा भी दिया जाता है। तो वो इसी बात का जिक्र करते हुए कहती है कि अचानक से आज उसने ऐसा ही काम किया था जो वह अनादर का पात्र हो गया था। मतलब दो कबूतरों ने छोट गिलहरी के बच्चे को चोंच मारी थी, जिसकी वजह से वह दीवार और गमले के बीच में पड़ा हुआ मिला। ठीक है, तो उनकी नजर जब उस गिलहरी पर पड़ती है तो वो उसे फटाफट से उठाकर अपने पास ले आती। वो अधमरा सा जैसे हो गया था, लेकिन उसको फटाफट से उसके खून को साफ करके, और फिर पेंसिलिन दवा होती है उसको लगाती हैं, और लगा के और फिर उसको क्या है, धीरे धीरे जब उसको होश आने लगता है तो बूंद बूंद करके उसको पानी देती है, और फिर 2-3 दिन के अंदर वो बहुत अच्छा एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब वो ठीक होता है तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है महादेवी वर्मा से। ठीक है, तो यही बात अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर वो शुरुआत करती है इससे कि वो जो गिलहरी है, ठीक है, गिलहरी जो है वो आज उनके पास नहीं है, बीच की कहानी अभी होगी, मतलब वो मर चुका है अब। तो वो मरने के बाद अब क्या हुआ है कि उसे वो उस सोन जूही के पौधे में क्या कर देती है, दफना देती है, क्योंकि वो हमेशा उसी पौधे के आसपास रहता था। तो वो ये कहती हैं कि एक टाइम पर मुझे हमेशा इसके अंदर ये मतलब इच्छा रहती थी कि कब इसके अंदर कली आएगी, कब कली आएगी, पर आज मैं उस जब कली को देखी तो मेरे मन में ये उसकी याद आ गई। किसकी? गिलहरी की याद आ गई कि ऐसे वो भी बड़ा हुआ होता। ठीक है, तो बस इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, परंतु वह तो अब तक इन सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, पर वो कहते हैं कि अब तो वो पूरी तरह से इस मिट्टी में मिल चुका होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो, है ना, मतलब एकदम कली के रूप में मेरे सामने आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुओमल जैसा खेल खेल रहे थे। यह कौवा भुषमुंडी भी विचित्र पक्षी है।
एक साथ समादर और अनादर, अति सम्मानित अति अवमानित। जैसे मैंने भी आपको बताया वही बात, कि कभी तो इसको आदर मिलता है, कभी अपमान मिलता है। पितृ पक्ष में हमारे पुरखे और दूरस्थ प्रियजन कौवे के रूप लेकर ही संदेश देते हैं, पर हम कौवे और उसकी काव काव को अवमानना का प्रतीक मानते हैं। दीवार और गमले के बीच घायल गिलहरी का बच्चा जिसे कौवे ने चोंच मारी थी, सबने उसे असहाय मान लिया, पर मैंने उसे उठाकर मरहम लगाया, दूध पानी पिलाया। कुछ दिन में वह स्वस्थ होकर मेरी उंगली पकड़ने लगा। 3-4 महीनों में उसकी सुंदरता और चंचलता सबके को भाने लगी। हमने उसका नाम गिल्लू रखा और खिड़की पर झूला लगा दिया। 2 वर्ष तक गिल्लू का घर उसका झूला रहा था। वह समझदार और चंचल था। मेरा ध्यान पाने के लिए पर्दे पर दौड़ता, चढ़ता और उतरता। कभी कभी मैं उसे लिफाफे में रख देती, जहां से वे चमकीली आंखों से मुझे देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करता और काजू बिस्कुट मिलने पर बाहर निकले पंजों से पकड़कर खा लेता। बसंत आने पर गिल्लू बाहर की गिलहरियों से जुड़ने को उत्सुक दिखता। ठीक है। फिर वो क्या होता है कि जब वो ठीक हो जाता है, महादेवी वर्मा से बहुत ज्यादा उसकी फ्रेंडशिप जैसे हो जाती है, तो वो क्या करता था कि महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो पर्दे पर चढ़ता उतरता, गिरता चढ़ता उतरता, कि जब तक वो उसे देख ना ले। जब उसे वो देख लेती थी और उसको एक लिफाफे में लाकर डाल देती थी, है ना। फिर जब उसे भूख लगती तो चिक 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 आवाज निकालने लगता। तो फिर उसके आगे वो 2 काजू रख देती, तो वो अपने पंजों से झपट्टा मार के उसको लेकर कुतुर 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 करके खाने लग जाता था। ठीक है। और इसी तरह से वो रहता था, और वहां पर एक झूला लटकाया था, उसी में वो रहता था। अब क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा था, ठीक है, और जब बड़ा होने लगा तो वो बाहर, वसंत भी आ रहा था, तो वो बाहर खिड़की से बाकी गिलहरियों को देखता था। तो महादेवी वर्मा को ऐसा लगा कि ये भी मतलब बाहर निकलने के लिए उत्सुक हो रहा है, इसे भी बाहर जाना होगा, शायद अब इसे ये कैद लग रहा हो। तो वो क्या करती है, अपनी खिड़की का एक कोना काट देती है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। ठीक है। लेकिन वो बाहर जाता है, ठीक है, और फिर ऐसा नहीं कि वो चला जाता है, वो वापस आ जाता है। ठीक है। वो जाता आता रहता था वहां से, मतलब जाता था बाहर, घूमता फिरता, मतलब अपने जो भी गिलहरी थे उनसे के साथ रहता, और थोड़ी देर में फिर अंदर भी आ जाता था। इसलिए मैंने जाली खोलकर उसे मुक्त कर दिया। बाहर खतरे भी थे, पर वह रोज लौटकर कमरे में आ जाता और मेरे पैरों पर दौड़ लगाकर स्नेह जताया था। यह उसका नित्य का क्रम बन चुका था, यानी उसका रोज का काम हो चुका था ये। गिल्लू दिन भर बाहर गिलहरियों के साथ खेलता और ठीक 4 बजे लौटकर अपने झूले में आ जाता। उसे मुझे चौंकाने का शौक था। कभी फूलदान में, कभी पर्दे में, तो कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। कभी तो पर्दों में छुपा हुआ मिलता, कभी सोन जूही के, तो मतलब होता नहीं, हम कभी किसी को अचानक देख ले ऐसे हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही क्या होता था कि महादेवी वर्मा भी हो जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ मिल जाता था। ठीक है। मतलब बहुत शरारती था वो। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चैप्टर समझ में आ रहा है? कहानी जैसा है, बहुत इजी इजी है। चलो जल्दी से बताओ, यहाँ तक सभी को समझ में आया है? बताएं बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हम्म। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ। बहुत सिंपल सी, जैसे